साथियों आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे VVU FYGP सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए माइनर ज्योग्राफी, ठीक है, यानी जिनका भी भूगोल है उसके लिए हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ लॉन्ग टाइप वाला, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। जो जितने भी क्वेश्चन है सब आपके सिलेबस, गैस पेपर वगैरह से ही लिए गए हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है ना इसमें रटने के सिवा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बोला कि मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो मनुष्य और उसके भौगोलिक परिवेश के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन कराती है। यानी ये जो है मानव भूगोल वो मानव और जो है भौगोलिक परिवेश के बीच जो है संबंध का अध्ययन करवाती है, उसे ही मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जानने का प्रयास करते हैं इसमें कि मनुष्य कैसे विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है और कैसे वह अपने परिवेश को रूपांतरित करता है। यानी इस भूगोल में यानी मानव भूगोल में हम क्या जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से प्राकृतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, यानी प्रभाव उस पर पड़ता है और वो किस तरीका से अपना परिवेश को चलाता है, अपने जीवन यापन करता है। ठीक है, अब पहले आप समझेंगे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए मानव भूगोल उस भूगोल की शाखा है जिसमें मानव समाज की क्रियाएं, उसके स्थानिक वितरण तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसका सरल शब्दों में एक छोटा सा देखिए। तो बोल रहा है कि मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क करता है और कैसे उपयोग करता है और कैसे इसे बदलता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का मानव भूगोल। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं। इसकी परिभाषा जो है बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग दिए हैं, तो हमने कुछ वैज्ञानिक यानी एक दो वैज्ञानिक का लिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ध्यान में, और ऐसे आप लिखिएगा ना तो एग्जामिनर चेक करके मार्क्स ज़्यादा देता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो ये है एलन एच डेमिरिल। ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया है, इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल यह अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों और पर्यावरण के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो ये इनका कहना था। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया परिभाषा है। फिर एक है नीचे दोस्तों, इनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल, इनके द्वारा क्या कहना है, तो इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव जाति का प्रकृति पर प्रभाव और प्रकृति के मानव पर प्रभाव का अध्ययन है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा कहा गया है। तो ये हमने समझ लिया कि आखिर मानव भूगोल है क्या, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल का परिभाषा, हर एक चीज समझ लिए। ठीक है, अब नीचे हम लोग इसकी प्रकृति वगैरह एक एक करके समझेंगे। तो देखिए मानव भूगोल की प्रकृति, तो ये क्या चीज़ है, तो मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मतलब विभिन्न दृष्टिकोण के सहारे से हम इसे जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला हो गया अंतविषयक प्रकृति। अंतविषयक प्रकृति यानी कि मानव भूगोल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास आदि से निकटता से जुड़ा हुआ है। मतलब इन सभी से जुड़ा हुआ है मानव भूगोल जो है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया स्थानिक विश्लेषण। ये क्या है, तो ये कहना है कि यह भौगोलिक स्थानों में मानव क्रियाओं के वितरण और उसके प्रतिरूपों का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है दोस्तों पर्यावरणीय संबंध, यानी मानव भूगोल का मूल्य उद्देश्य यह समझना है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है या फिर कैसे संबंध से मिल के रहता है या फिर कैसे रहता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। चौथा है दोस्तों कि विकासशील एवं गतिशील। तो ये क्या है, बोला यह विशेष समय के साथ बदलता रहता है क्योंकि मानव क्रियाएं और तकनीकी विकास नियंत्रण परिवर्तन हो रहे हैं। आपको भी पता है बहुत सारी तकनीक वगैरह, मानव क्रियाएं वगैरह बदलती रहती है, तो उस हिसाब से ये जो है विकास भी होता है, गतिशील भी होता है। तो ये कहना है। ठीक है, तो आप चौथा हो गया। पांचवा हम लोग का है, बोल रहा है कि समस्या मूलक एवं समाधानोन्मुख। ठीक है, यानी कि
यह विषय शहरीकरण, जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं को समझने एवं इसके समाधान को सुलझाने में सहायक होता है, या फिर सहायक को ढूंढने में समाधान को ढूंढने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। अब हो गया दोस्तों, इसका हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, यानी मानव भूगोल कहाँ से कहाँ तक है या फिर इसका क्षेत्र क्या है। तो ये समझे सबसे पहले कि मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ठीक है, यानी बहुत जरूरी है। यह मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं को समाहित करता है, यानी सभी पहलुओं को समेटता है, सभी पहलुओं को बताने का प्रयास करता है। तो पहला हो गया जनसंख्या भूगोल, यानी जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, प्रवासन आदि वगैरह का अध्ययन, इसमें पहला हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों आर्थिक भूगोल, यानी जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापक, परिवहन, खनिज, ऊर्जा, संसाधन आदि से संबंधित मानव क्रियाओं का विश्लेषण या फिर अध्ययन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा। तीसरा है निपटान भूगोल। निपटान भूगोल क्या होता है, तो ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों की उत्पत्ति, विकास, संरचना एवं स्थानिक संगठन का अध्ययन ही जो है निपटान भूगोल कहलाता है। निपटान भूगोल हो गया हम लोग का। चौथा हो गया सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें हमने भाषा, धर्म, जातीयता, रीति रिवाज एवं जीवन शैली जैसे तत्वों का भौगोलिक वितरण या फिर भौगोलिक अध्ययन। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। पांचवा है दोस्तों राजनीतिक भूगोल, जिसमें हम राष्ट्र के बारे में, राज्य सीमा, शक्ति वितरण, भू राजनीतिक आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों मानव परिस्थितिकी, यानी मानव परिस्थितिकी क्या है, तो मानव एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव परिस्थितिकी होता है। ठीक है, सातवां है दोस्तों हम लोग का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भूगोल, यानी कि बीमारियों का स्थानिक वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता आदि का अध्ययन। तो ये टोटल 7 है। ठीक है, अब हम दोस्तों इसका कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो नीचे निष्कर्ष जरूर से जरूर लिखिए, ताकि एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, देखिए निष्कर्ष में क्या है, बोल रहा है कि मानव भूगोल एक व्यापक और जटिल विषय है जो मनुष्य की गतिविधियों, उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों को समझने का प्रयास करता है। यह भूगोल के अन्य सभी अंगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और यह हमें समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तो ये है इनका निष्कर्ष। ठीक है, यानी हम इसमें देखें कि मानव भूगोल क्या है, उसके हर एक चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है नियतिवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है ये 5 मार्क्स में भी या फिर 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपका तैयारी होगा तो कोई भी पूछा जाए आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो नियतिवाद और साम्यवाद भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों को दो विपरीत विचारधाराएं, यानी जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंध है उसी के ये दो विपरीत विचारधारा है। ठीक है, पहला विचारधारा है नियतिवाद। इसके अनुसार क्या होता है कि मानव यानी कि पर्यावरण मानव जीवन एवं संस्कृति को निर्धारित करता है, और जबकि साम्यवाद के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार संभावनाओं का उपयोग करने में सक्षम माना जाता है। तो ये है एक दूसरे से अपोजिट। ठीक है, नीचे हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे मित्रों। ठीक है, तो पहले हम लोग नियतिवाद समझते हैं, यानी डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको नियतिवाद पढ़िए ना, वो इंग्लिश को देखा जाता है। तो इसका सबसे पहले परिभाषा समझिए। ठीक है, तो नियतिवाद यानी कि मानव पर्यावरण संबंधों की एक विचारधारा है। जी हाँ, वो भी विचारधारा है, ये भी विचारधारा है, लेकिन इसमें ये अंतर है कि ये मानती है कि मानव जीवन और सांस्कृतिक पर्यावरण विशेष रूप से भौतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है। ये कौन मानती है, तो नियतिवाद मानती है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे थोड़ा सा मुख्य विचार। इसका विचार क्या है, तो नियतिवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, यानी जो मानव है वो प्रकृति का सेवक है, दास है, और उसका जीवन, व्यवहार और विकास पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। ये नियतिवाद का कहना है। ठीक है, मतलब मानव का जो जीवन है, व्यवहार है, उसका विकास वगैरह है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है पर्यावरण, ऐसा कहना है नियतिवाद का। ठीक है, समझ रहे हैं नॉर्मल शब्दों में। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक लिया है,
यानी ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग कठोर जीवन शैली अपनाते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र में लोग अपेक्षाकृत आसान जीवन जीते हैं। तो ये इसका उदाहरण ले लिए। उदाहरण अगर ना समझ आए तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना भी लीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। एक और उदाहरण हमने लिया है ताकि अच्छे से समझ आए। जैसे नदी किनारे रहने वाले लोग कृषि और जलमार्गों का उपयोग करते हैं, जबकि रेगिस्तान में रहने वाले लोग खानाबदोश जीवन शैली अपनाते हैं। समझे? जैसे कि कहने का मतलब है नियतिवाद में कि मनुष्य जो है वो प्रकृति यानी पर्यावरण पर जो है निर्भर रहता है, वही पर्यावरण जो है मनुष्य को कंट्रोल करता है, ऐसा कहना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिसका घर नदी के किनारे है वो क्या करता है, कृषि कर सकता है, जलमार्ग का उपयोग कर सकता है। लेकिन वही जिनका घर जो है रेगिस्तान में है वो खानाबदोश जीवन शैली अपनाता है, यानी पीने के लिए भी पानी वगैरह बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। तो ये है इसका, समझ रहे हैं, ये कहने का मतलब है नियतिवाद में, ठीक है। समर्थक इसका देखेंगे तो नियतिवाद के प्रमुख समर्थकों में फ्रेडरिक रेडजेल और एलन चर्चित सैंपल जैसे भूगोलवेत्ता शामिल थे, यानी इन्होंने जो है नियतिवाद का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नियतिवाद। अब नॉर्मल शब्दों में समझिएगा, नियतिवाद होता है यानी कि मनुष्य को कंट्रोल करता है पर्यावरण, ये हो गया नियतिवाद, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सम्यवाद, संभव्यवाद, ठीक है। संभव्यवाद क्या होता है, तो ये होता है संभव्यवाद कि नियतिवाद के जस्ट विपरीत होता है। यह विचारधारा है कि मनुष्य पर्यावरण में उपलब्ध संभावनाओं में से चयन करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने में सक्षम है, ये कहने का मतलब है। यानी कि संभव्यवाद में क्या होता है, इसका कहना है कि मनुष्य पर्यावरण से सभी उपलब्ध चीज़ों को जो है अपने आवश्यकता अनुसार ही यूज कर सकता है, ऐसा कहना है संभव्यवाद का, ठीक है। इसका मुख्य विचार देखते हैं तो संभव्यवाद के अनुसार मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं है, यानी मनुष्य जो है पर्यावरण का दास नहीं है, नौकर नहीं है, बल्कि वह अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है, यानी वो अपने अनुसार जो है पर्यावरण में बदलाव कर सकता है, ऐसा कहना है संभव्यवाद का, ठीक है। और विभिन्न संभावनाओं का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, यानी देखिए जस्ट अपोजिट है। उसका कहना था नियतिवाद में कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण मतलब पर्यावरण का दास है, वो पर्यावरण जो है मनुष्य को कंट्रोल करता है, लेकिन जस्ट इसमें अपोजिट है कि मनुष्य अपने अनुसार जो है पर्यावरण को बदल सकता है, ऐसा कहना है संभव्यवाद में, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कृषि में मनुष्य विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकता है, सिंचाई प्रणाली विकसित कर सकता है और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अपनी उपज बढ़ा सकता है, यानी बारिश ना भी हो फिर भी वो कृषि कर सकता है, ठीक है। एक तो और एग्जाम्पल है कि उद्योग में मनुष्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना कर सकता है, परिवहन और संचार प्रणालियों का विकास कर सकता है और अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। यानी दोनों देखा जाए तो दोनों एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों का कहना भी ठीक है, गलत नहीं है। इनका समर्थन कौन कौन किया था, तो संभव्यवाद का प्रमुख समर्थक में जो है लुइसन फेब्रे और विडाल डी ला ब्लास जैसे भूगोलविद शामिल थे, यानी इन्होंने जो है इसका समर्थन किया था, ठीक है। किसका, संभव्यवाद का, संभाव्यवाद, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए अंतर का बिंदु नियतिवाद संभव्यवाद। सबसे पहले है मानव पर्यावरण संबंध, तो इसमें क्या हो, मानव पर्यावरण का दास है, ये नियतिवाद कहता था। लेकिन संभव्यवाद क्या कहता था कि मानव पर्यावरण में उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करने में सक्षम है, यानी वो अपने अनुसार जो है पर्यावरण का उपयोग करने में सक्षम है। फिर है नियंत्रण, दूसरा, तो नियंत्रण जो है मानव पर्यावरण जीवन को निर्धारित करता है, यानी पर्यावरण जो है मानव को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऐसा कहना था। जबकि इसमें क्या कहना था कि मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है, मनुष्य जो है अपने अनुसार पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। सक्रियता, ठीक है, यानी एक्टिविटी, तो ये है मानव निष्कर्ष से है पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है, यानी मानव कुछ नहीं करता, पर्यावरण इसको मानव को नियंत्रित करता है। जबकि ये संभव्यवाद में क्या था कि मानव सक्रिय है और पर्यावरण में बदलाव करने में सक्षम है, यानी कि मानव एक्टिव है और पर्यावरण में बदलाव कर सकता है, ऐसा, ठीक है। अब है संभावना। संभावना क्या है, सीमित संभावना, इसमें असीमित संभावना है। विचारधारा क्या है कि पर्यावरण निर्धारित करता है कि मनुष्य क्या कर सकता है, इसमें क्या है, मनुष्य तय करता है कि वह क्या कर सकता है। तो ये दोनों में अंतर थी जो हमने अच्छे से समझा, ठीक है। तो नियतिवाद क्या है, संभव्यवाद क्या है, हमने अच्छे से समझा दोस्तों कि आखिर दोनों क्या है, दोनों के समर्थन कौन कौन थे, इसके परिभाषा समझे हमने।
तो अच्छे से आपको या 5 मार्क्स में या 15 मार्क्स में पूछे, हम जो आंसर बताएं वो 15 मार्क्स के लिए है। आप इतना लिख दीजिएगा, 15 मार्क्स मिल जाएगा। 15 मार्क्स में आपको कम से कम 4 पेज लिखना रहता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष भी आप लिख दीजिएगा। नियतिवाद और संभववाद दो विपरीत विचारधाराएं जो मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संबंधों को अलग अलग तरीके से देखती है। नियतिवाद पर्यावरण को मनुष्य जीवन या मानव जीवन को निशायक कारक मानता है, जबकि संभववाद मनुष्य को अपने पर्यावरण में बदलाव करने और विभिन्न संभावनाओं का उपयोग करने में सक्षम मानता है। तो ये दो तरीके थे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख मानव जातियों का वर्गीकरण कीजिए, जो कि आपका यूनिट 2 से है, ठीक है। यूनिट 2 से है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आपको बैठा के लिखना पड़ता है, तो समझे रहेंगे ना आप। थोड़ा सा डाटा वगैरह याद रखा कीजिए, बाकी इसको रटना उठना नहीं है। विश्व की प्रमुख मानव जातियों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला हो गया कार्केसोइड, मंगोलोइड और निर्गोइड। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटी मानव प्रजातियां भी पाई जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलॉयड और अमेरिकाइंड नाम से है। चलिए हम लोग अच्छे से पहले एक एक करके नीचे देखते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। तो पहला हो गया कॉर्कोसॉइड। कॉर्कोसॉइड क्या होता है? यह प्रजाति यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया एवं भारत के कुछ हिस्से में पाई जाती है। इसमें आमतौर पर गोरी त्वचा, पतले ओठ और चौड़ी नाक होती है। तो ये जो है कॉर्कोसॉइड का प्रकार है। इसमें इसकी विशेषताएं हैं। इसमें जो जो होता है सो बाल सीधे या लहरदार हो सकते हैं और रंग आमतौर पर हल्का होता है, जैसे कि गोरा, भूरा और लाल, ठीक है। इसमें देखिए इसका उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में कौन कौन आते हैं? यूरोपियन, अरब, भारतीय आदि वगैरह हम लोग जो हैं इसी में आते हैं, ठीक है। हम लोग यही प्रकार के हैं। दूसरा है मोंगोलोइड। मोंगोलोइड क्या होता है दोस्तों? तो यह प्रजाति पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से में पाई जाती है। इसमें आमतौर पर पीली एवं भूरी त्वचा होती है, चपटी नाक, उभरी हुई गाल की हड्डियां होती है और दोस्तों बाल सीधे और काले होते हैं और आंखें अक्सर मंगोलियाई फोल्ड के साथ होती है। और इसका उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देखिए चीनी के लोग जो हैं, जापानी लोग हैं, कोरियन, मूल अमेरिकन वगैरह, तो इन लोगों के अंदर होता है इस प्रकार के, ठीक है। तीसरा प्रकार है हम लोग का नरगोइड, ठीक है। नरगोइड क्या है? तो देखिए यह प्रजाति जो है अफ्रीका में सिर्फ पाई जाती है, ठीक है। इसमें आमतौर पर गहरी त्वचा, धुंधराले बाल और चौड़ी नाक होती है। ओठ मोटे एवं उभरे हुए हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए अफ्रीकी, अमेरिकी आदि, इन सभी, ठीक है। अब चौथा हमने देखा था कि चौथा पांचवा भी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 मुख्य हैं, लेकिन 2 और कहीं कहीं पाए जाते हैं, जो कि पहला हो गया ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड क्या है? तो यह समूह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। इसकी त्वचा का रंग गहरा भूरा, बाल धुंधले और मोटे एवं नाक चपटी होती है, ठीक है। और देखें तो ये है 4, ठीक है। पांचवा जो है वो ज़्यादा नहीं रहता, अगर आपको लिखना हो लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 मुख्य लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले कुछ शारीरिक लक्षण, यानी जो है किस लक्षण के अनुसार जो है वर्गीकरण किया गया है। तो त्वचा के रंग पर भी किया गया है, ठीक है। तो पहला हो गया त्वचा का रंग, यानी यह एक प्रमुख विशेषता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। फिर है बालों का रंग और रूप से, बाल सीधे, लहरदार एवं धुंधले हो सकते हैं। कद के हिसाब से भी जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। यह एक व्यक्ति की ऊंचाई को संदर्भित करता है। फिर चेहरे की विशेषता से भी जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। इसमें नाक, आँख और जबड़े की विशेषता शामिल है। सिर का आकार से भी जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी यह सिर की लंबाई और चौड़ाई को संदर्भित करता है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? तो मानव यानी कि मानव जाति का वर्गीकरण एक जटिल और विवादास्पद विषय है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयास वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं है, यानी कि ये जो है मान्य नहीं है।
और सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानव विविधता एक समृद्ध और जटिल विषय है और सभी मनुष्य को समान रूप से सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए। इसको वर्गीकृत करना जो है मान्य है ही नहीं, ऐसा कहना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, इसमें हमने देखा कि विश्व के हर एक मानव प्रजाति या फिर जो भी है मनुष्य प्रजाति का वर्गीकरण देखा। ठीक है, तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको लिख देना है, क्योंकि ये आपका सिलेबस में भी है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एस्किमो और मसाई जनजातियों के पर्यावरण अनुकूल की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये बहुत बार आए भी हैं क्वेश्चन, बहुत सारे ईयर में आए हैं, तो आप ध्यान रख के कर लीजिएगा। चलिए, मानव जातियां अपने अपने पर्यावरण के अनुसार जीवन जीने की शैली विकसित करती है। विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाली जनजातियों अपने परिवेश के अनुसार भोजन, आवास, वस्त्र, सामाजिक संरचना आदि में आवश्यक परिवर्तन करती है। ठीक है, इस उत्तर में हम दो विशिष्ट जनजातियों एस्किमो एवं मसाई के पर्यावरण अनुकूल की विशेषताओं को समझेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मानव जनजाति जो है अपने अपने पर्यावरण के अनुसार जीवन यापन करती है, जीवन की शैली विकसित करती है, विभिन्न जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति में रहती है। तो उसमें से हम जो है अलग अलग तरीके के भोजन, आवास, वस्त्र एवं सामाजिक संरचना से जो है परिवर्तन रहता है अलग अलग लोगों में। तो इसमें से हम दो फेमस यानी मुख्य जनजातियों जिसमें से एस्किमो एवं मसाई के पर्यावरण अनुकूल की विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला हो गया एस्किमो जनजातियों का पर्यावरणीय अनुकूल। ठीक है दोस्तों, तो ये एस्किमो जनजातियां आखिर पाई क्या चाहती है, इसका पर्यावरणीय अनुकूल हर एक चीज को हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्थान दिया है अंटार्कटिका क्षेत्र में, ये जो जनजाति है वो पाए जाते हैं। कहाँ? अंटार्कटिका क्षेत्र में। ये कहाँ है? तो कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का। ठीक है, यहाँ इन जगहों पर जो है ये प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए पहला यानी कि का नंबर इसका देखते हैं। पर्यावरणीय स्थिति यानी अत्यधिक ठंडा बर्फ से ढका क्षेत्र है ये, जो कि अंटार्कटिक तुंद्रा में। ठीक है, तापमान इसमें -50 डिग्री तक पहुंच सकता है। पेड़ पौधे नग्न वर्ष भर जो है बर्फ इसमें रहता है, मतलब हमेशा बर्फ रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया अनुकूल की विशेषताएं। तो यहाँ जो है आवास जो है इग्लूज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बर्फ को ढक के बनाया जाता है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो बर्फ के ईंटों से बने गोलाकार घर को इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो इनका आवास रहता है इग्लू। ठीक है, यह घर ताप संरक्षण करते हैं और हवा के दबाव को सहते हैं। यानी यह जो घर है वो जितने भी इधर उधर के ताप है उसको संरक्षित करते हैं, हवा के दाब को सहते हैं और वहाँ मनुष्य जो है जीवन यापन करते हैं, यानी वहाँ जो है लोग रहते हैं। फिर वस्त्र, ये वस्त्र कैसे पहनते हैं? तो रेनडियर, सील एवं ध्रुवीय भालू की खाल से बने गर्म वस्त्र को ये पहनते हैं। ठीक है, शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने में ये सहायक होता है, इसलिए यहाँ ऐसा ही वस्त्र पहना जाता है। फिर आहार में ये क्या क्या खाते हैं, यानी खाने में तो मुख्यतः जो है मांसाहारी ही ज़्यादा सेवन करते हैं, जिसमें से मछली हो गया, सील हो गया, व्हेल, ठीक है, ध्रुवीय भालू, इन सभी चीज़ों को खाया जाता है वहाँ। ठंड में ऊर्जा बनाए रखने हेतु उच्च वसा वाले भोजन इसलिए ज़रूरत है, जो कि ये सब है। ठीक है, अधिक मांसाहारी। फिर यातायात के लिए यानी आने जाने के लिए क्या किया जाता है? तो कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली स्लेज, जो कि जोग स्लेज बहुत सारे आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। जो कुत्ते जो है, 2 कुत्ते आगे दौड़ते हैं, 2 या 4 बांधे रहते हैं और वही चलता है बर्फीले जगहों पर। ठीक है, तो वही हो गया चलने का युक्त यातायात का साधन। तो बर्फीले क्षेत्र में चलने के लिए ये उपयुक्त है। ठीक है, फिर है शारीरिक अनुकूल। दोस्तों, नाक छोटी व चपटी होती है, ठंडी हवा को गर्म करने के लिए, शरीर पर अधिक वसा उष्ण संरक्षण हेतु। ठीक है, फिर है दोस्तों सामाजिक अनुकूल क्या होता है? तो छोटे पारिवारिक समूह, सामूहिक शिकार प्रणाली, एक दूसरे को निर्भरता अधिक, यानी एक दूसरे पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे मसाई जनजाति। हमने वो जनजातियाँ अच्छे से समझा, आखिर वो कैसे आवास में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में चला, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को देख लिया। अब देखेंगे मसाई जनजातियों के बारे में। इनके द्वारा जो है मसाई जनजातियों का प्राकृतिक
पर्यावरणीय अनुकूल को समझेंगे, ठीक है, प्राकृतिक पर किस तरह वो निर्भर हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, हर एक चीज़ को, ठीक है। तो ये आखिर कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले ये देखना है पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, जिसमें केन्या, तांजानिया की घास भूमियाँ, ठीक है, तो यहाँ पाई जाती है। तो पर्यावरणीय स्थिति क्या है, गर्म व शुष्क सावना क्षेत्र है, घास के मैदान है, कम वर्षा सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है। फिर है अनुकूल की विशेषताएं, घर जो है वो किस चीज़ का रहता है, तो मट्टी, लकड़ी व गोबर से बने गोल झोपड़े जैसे रहते हैं, ठीक है, इनका आवास, ठीक है। जो कि अब आगे देखेंगे कि छत, घास की गर्मी से बचाव एवं निर्माण की सरल, यानी छत के ऊपर घासें रहती है, ठीक है, ताकि जो है गर्मी से बच सके और निर्माण में भी जो है सरलता मिलती है, यानी आसानी से बन भी जाता है। फिर है वस्त्र दोस्तों, वस्त्र क्या पहनते हैं, पारंपरिक सूखा वस्त्र, यानी हल्के सूती एवं रंगीन कपड़े ये सेवन करते हैं, यानी कि सॉरी पहनते हैं, ठीक है। फिर है गर्मी में आरामदायक, सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होता है, यानी गर्मी में आरामदायक भी होता है और सांस्कृतिक का पहचान भी होता है कि हम ये जनजातियों से विलोम करते हैं, यानी जनजातियों से आते हैं। फिर आहार में ये क्या खाते हैं, तो देखिए मुख्यतः जो है पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि गाय का दूध पीते हैं, मांस व खून, ठीक है। फिर है कृषि कम होते हैं, अधिकतर खान पान जो है पशुओं पर आधारित होता है, ठीक है, यहाँ कृषि कम होता है, अधिकतर खान पान जो है वो एनिमल यानी पशु पर निर्भर होता है। फिर है यातायात के लिए क्या करते हैं, तो पैदल चलना व कभी कभी गधे का प्रयोग करना, यानी अधिकतर तो पैदल चलते हैं लेकिन कभी कभी गधे का प्रयोग करके जो है यातायात का साधन है, ठीक है, यहाँ के लिए, ठीक है। सूखे व रेतीले मार्ग पर पारंपरिक चाल ढाल, ठीक है। फिर है शारीरिक अनुकूल क्या है दोस्तों, यानी इनका शरीर कैसा होता है, तो लंबे पतले शरीर होते हैं, गर्मी में अधिक उष्मा विकर्ण के लिए अनुकूल, त्वचा का रंग गहरा, सूरज की किरणों से सुरक्षा के लिए गहरा होता है, ठीक है। फिर है सामाजिक अनुकूल, यानी सामुदायिक जीवन, पशुधन की इर्द गिर्द जीवन शैली, योद्धा संस्कृति, यानी अपने मवेशियों की रक्षा हेतु के लिए ये भी जाने जाते हैं। तो ये था दोस्तों मसाइल जनजातियों का हमने देखा डिटेल में। तो ये इसका निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं कि एस्किमो और मसाई जनजाति अपने अपने विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में सक्रिय अनुकूल के बेहतरीन उदाहरण है, यानी दोनों जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग खान पान से, अलग अलग परिस्थिति से रह रहे हैं, ठीक है। जहां एस्किमो अत्यधिक ठंड में जीने के लिए उष्मा संरक्षण पर आधारित जीवन शैली अपनाते हैं, वहीं जो है मसाई जनजाति जो है गर्म व शुष्क सावना क्षेत्र में खुले हल्के एवं पशुपालन आधारित जीवन अपनाते हैं। तो ये दोनों अंतर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये दोनों जनजातियां हमें यह सिखाती है कि मानव जाति किस प्रकार जलवायु, भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय कारण के अनुसार स्वयं को ढाल सकती है। तो ये था दोस्तों, हमने देखा कि जो है एस्किमो और मसाई दोनों जनजातियों कैसे रहती है, पर्यावरण के साथ कैसे मिल के रहती है, ठीक है, हर एक चीज़ को डिटेल में समझने का प्रयास करा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा है कि मलस्थ्य क्या जनजातियां सिद्धांत क्या है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो इसका आंसर सबसे पहले देखते हैं। तो बोल रहा है कि मलथस्य का जनसंख्या सिद्धांत, जिसे मलथियन सिद्धांत भी कहा जाता है, बताता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, ठीक है, जबकि खाद्य आपूर्ति धीमी गति से बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि संसाधनों की उपलब्धता से आगे निकल जाती है, जिसमें गरीबी, अकाल और बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। मलथस्य ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 प्रमुख कारक बताए हैं। पहला है निवारक जांच, दूसरा है सकारात्मक जांच, ठीक है। तो हम लोग नीचे पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है, सिद्धांत है जिसमें जनसंख्या वृद्धि, संसाधन की उपलब्धता, ये सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो नीचे पढ़ेंगे ज़्यादा समझ आएगा। तो मलथस्य के 2 प्रकार नियंत्रण के बताए गए हैं। पहला है सकारात्मक नियंत्रण, दूसरा है नकारात्मक नियंत्रण, ठीक है। पहला हो गया सकारात्मक, इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, युद्ध, महामारी, ठीक है। फिर है भूखमरी, इनमें जनसंख्या की स्वतः कमी आती है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, युद्ध होगा, महामारी होगी, भूखमरी होगी, तो बहुत सारे लोगों का जीवन जो है खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, जिससे जो है जनसंख्या में कमी आएगी, ठीक है। तो ये है इसका
सकारात्मक नियंत्रण, ठीक है, यानी कि ये खुद ब खुद हो जाता है, इसमें नकारात्मक नहीं है, ये तो प्राकृतिक की देन है ना, बाढ़ आएगा, महामारी, युद्ध वगैरह, ये तो प्रकृति है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से जो है जनसंख्या में कमी आती है। दूसरा है नैतिक नियंत्रण। नैतिक नियंत्रण क्या है, तो विलंबित विवाह, ठीक है, फिर है संयम, परिवार नियोजन, फिर है नैतिक आचरण। इन उपायों से जन्म दर को सीमित किया जा सकता है। यानी कि देखिए, परिवार नियोजन का मतलब हो गया जिसे एक कंट्रोल के अनुसार 1 या 2 ऐसे, फिर है विलंबित विवाह, फिर संयम। इन सभी चीज़ों से जो है नैतिक आचरण वगैरह से जो है जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है मलथस्य सिद्धांत का महत्व क्या है, इसका सिद्धांत क्यों था, ठीक है। तो इसका यह पहला वैज्ञानिक प्रयास था कि जिन्होंने जो है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को वैश्विक स्तर पर सामने लाया। इसने जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध को स्पष्ट किया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा हो गया, नीति निर्माताओं को जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। यह सिद्धांत जनसांख्यिकी, ठीक है, जैसे विषय के विकास का आधार बना। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है ये ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है मल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है। तो मल्थस के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। पहला है कि खाद्य उत्पादन, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन यानी कि मल्थस ने माना कि खाद्य उत्पादन केवल अन्य अंकगणितीय रूप से बढ़ता है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं प्रौद्योगिकी की खाद्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि की है, जिससे यह सिद्धांत गलत साबित हुआ है, ठीक है। तो ये पहला सिद्धांत था खाद्य उत्पादन के लिए। दूसरा सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि के लिए, कि मल्थस ने माना कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन आधुनिक समाज में जन्म दरें घट रही है और जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है। तो ये जो है मल्थस ने माना था। तीसरा उन्होंने क्या कहा था, तो तीसरा इनका निवारक जांच किया था। कैसे, 2 तरीके से हमने आगे पढ़ा, ठीक है। मल्थस ने निवारक जांच के लिए केवल नैतिक संयम पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया था, क्योंकि यही ज़्यादा तरीका था, ठीक है। लेकिन आधुनिक समाजों में जन्म नियंत्रण और गर्भपात जैसे तरीके भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिर चौथा है सामाजिक और आर्थिक कारक। मल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को प्रमुख रूप से खाद्य आपूर्ति और प्राकृतिक कारकों से जोड़ा, लेकिन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों को नज़रअंदाज कर दिया, जो जनसंख्या वृद्धि को वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये था मल्थस का। फिर हो गया पांचवा दोस्तों, तकनीकी प्रगति, ठीक है। यानी मल्थस ने तकनीकी प्रगति और नवाचार की भूमिका को कम करके आका, जो संसाधनों की कमी को दूर करने और जनसंख्या वृद्धि के समर्थन में करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था दोस्तों मल्थस की, ठीक है, मल्थस के द्वारा जनसंख्या सिद्धांत जो दिया गया उसके ऊपर, ठीक है। यानी ये जनसंख्या कंट्रोल के लिए इन सभी चीज़ों को अपनाए थे, ठीक है। मल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत एक ऐतिहासिक और बुनियादी योगदान था, जिसने जो है जनसंख्या के मुद्दे को गंभीरता से सोचने की दिशा दी। हालांकि उसकी कुछ भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई थी, ठीक है, परंतु यह सिद्धांत आज भी विकासशील देशों के लिए चेतावनी है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे देशों के लिए, है ना, ठीक है। यदि जनसंख्या वृद्धि को समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो संसाधनों की भारी कमी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा था क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसको हमने बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जितना भी अच्छा से हो सकता है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उत्तर हम लिखते हैं दोस्तों, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि समय के साथ किसी क्षेत्र की जनसंख्या कैसे बदलती है, खासकर जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन के माध्यम से। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज ग्रामीण, कृषि आधारित और अशिक्षित से शहरी और औद्योगिक और साक्षर बनता है, जनसंख्या उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर में बदल जाती है, ठीक है। ये सिद्धांत जो है दोस्तों वो है जनसंख्या के लिए, ठीक है, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का है। नीचे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह सिद्धांत को जो है सबसे पहले वैरेन थॉमसन, ठीक है,
थॉम्पसन ने 1929 में प्रस्तुत किया था और बाद में इसे जो है फ्रैंक डब्ल्यू नॉटसन ने 1945 में और अधिक विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत विशेष रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए जनसांख्यिकीय अनुभव पर आधारित है। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे। यह सिद्धांत मुख्य रूप से 5 चरणों में विभाजित है, यानी कि ये सिद्धांत 5 चरण में 5 स्टेप में जो है विभाजित है। पहला स्टेप हो गया हम लोग का चरण 1 जो है उच्च स्थिर। ठीक है, यानी इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि धीमी और स्थिर होती है। यह चरण आमतौर पर उन समाजों में पाया जाता है जहां चिकित्सा सुविधाएं कम होती है, बीमारियां व्यापक होती है और जीवन स्तर निम्न होता है। यानी जहाँ बीमारियां होती है, चिकित्सा नहीं होते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं, तो वहाँ आदमी वगैरह ज़्यादा मरते हैं। तो ये है उस वैसा जगह। ठीक है, दूसरा हो गया हम लोग का शुरुआती विस्तार, यानी इस चरण में मृत्यु दर कम होने लगती है जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। यह सुधारित चिकित्सा सुविधाओं, बेहतर स्वच्छता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि के कारण होता है। यानी इन सभी की पर भरपूर तरीके से मिलने के कारण ही ये जो होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती है। फिर है देर से विस्तार, यह क्या हो गया? तो इस चरण में जन्म दर भी बहुत कम होने लगती है जबकि मृत्यु दर कम बनी रहती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। ये क्यों होता है? तो देखिए, यह शहरीकरण, शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे कारकों के कारण होता है। फिर है चौथा है निम्न स्थिर। निम्न स्थिर क्या हो गया? तो इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी या स्थिर होती है। ठीक है, यह चरण आमतौर पर जो है विकासशील देशों में पाया जाता है, जहाँ जीवन स्तर बहुत उच्च होता है और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय प्रभावी होते हैं। तो ये है। ठीक है, अब पांचवा हम लोग का है घटती जनसंख्या। कुछ सिद्धांतकारों ने एक 5वें चरण को भी प्रस्तावित किया है, जहां जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या घटने लगती है। यह चरण कुछ यूरोपीय देशों में देखा जा सकता है, जहां जन्म दर लगातार कम हो रही है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम आलोचना देख लेते हैं कि यह सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी देशों के अनुभवों पर आधारित है, विकासशील देशों पर पूर्णतः लागू नहीं होता है। ये सिर्फ ज़्यादातर पश्चिमी देशों के लिए है। फिर है यह आर्थिक कारणों को अधिक महत्व देता है, जबकि सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों की अपेक्षा करता है, इन सभी चीज़ों को नहीं मानता है। तीसरा है दोस्तों कि यह मानता है कि सभी देश एक ही क्रम में इन चरणों से गुजरेंगे, जो कि हमेशा सत्य नहीं है। यानी सब देश जो है एक ही क्रम में नहीं गुजरेंगे, ये सत्य नहीं है। निष्कर्ष देखेंगे तो जनसांख्यिकीय संक्रामक सिद्धांत एक अत्यंत उपयोगी ढांचा है, जो यह समझने में मदद करता है कि किसी देश की जनसंख्या समय के साथ कैसे और क्यों बदलती है। यद्यपि इसके कुछ सीमाएं भी यह सिद्धांत आज भी जनसंख्या नीति और योजना निर्माण की एक मूलभूत भूमिका निभाता है। यानी यह सिद्धांत जो है, जिसे जो है हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसी देश की जनसंख्या समय के साथ कैसे और क्यों बदलती है, पर फिर भी जो है बहुत सारी इसकी सीमाएं आज भी है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है आज भी जनसंख्या नीति और योजना के निर्माण के लिए भूमिका निभा रहा है। ठीक है, फिर है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे। बोल रहा है कि भारत में ग्रामीण आवासों के प्रकारों और क्षेत्रीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये हम लोग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जो है अधिकतर चांस रखिए ये क्वेश्चन आना ही आना। ठीक है, जैसे भी आए लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, तो आप ये कर ही लीजिए। ठीक है, आंसर है बोल रहा है कि भारत में ग्रामीण आवासों के प्रकारों एवं उनके क्षेत्रीय स्वरूप का वर्णन करते हुए यह समझना आवश्यक है कि ग्रामीण आवास केवल निवास नहीं होते हैं, बल्कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय एवं आर्थिक ढांचों को भी दर्शाते हैं। यानी कि भारत में जो है ग्रामीण आवास के प्रकार और उसका क्षेत्रीय वर्णन करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रामीण आवास है वो सिर्फ जो है निवास स्थान नहीं होता, यानी सिर्फ रहने का जगह नहीं होता है, साथ ही साथ उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आर्थिक ढांचे को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा। चलिए आगे हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। यानी भारत की विविध
जलवायु, भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक स्थिति, जनजातीय एवं सामाजिक परंपराएं ग्रामीण आवासों के स्वरूप को प्रभावित करती है। यानी इन सभी कारणों से भी जो है भारत की ग्रामीण आवास जो है प्रभावित होते हैं। देखिए नीचे देखेंगे कि ग्रामीण आवासों के प्रकार, यानी जो है गांव ग्रामीण वगैरह में जो आवास होते हैं, जो मकान होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों को मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रीय में विभाजित किया जाता है, श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया कच्चा मकान। आपने देखा गाँवों में कच्चा मकान वगैरह भी होते हैं दोस्तों। तो ये मकान मिट्टी, बांस, लकड़ी, पुआल, घास, गोबर आदि सस्ते व स्थानीय सामग्री से बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर तो मिट्टी और बांस वगैरह, लकड़ी वगैरह, इन सभी चीज़ों से। इनकी दीवार मिट्टी या कच्ची ईंटों की होती है और छत घास या टीन की होते हैं। तो ये कच्चा मकान है। फिर है ये मकान प्राकृतिक आपदाओं के प्रति असुरक्षित होते हैं। यानी ये मकान तो रहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, ये असुरक्षित स्थान है। ठीक है, यहाँ खतरा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का। ठीक है, फिर है गरीब और निम्न वर्ग के किसान एवं मजदूर इन्हीं में निवास करते हैं। यानी गरीब वगैरह, मजदूर वगैरह, किसान वगैरह गाँव में जो है इन्हीं कच्चा मकान में ही निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, फिर हो गया पक्के मकान। पक्के मकान क्या है? तो ये मकान ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि मजबूत सामग्री से बनाए जाते हैं। तो ये एक जो है सुरक्षित भी है प्राकृतिक दृष्टि से। इसकी छत आरसीसी, ठीक है, लोहे की चादरों या टाइल्स से बनी होती है। यानी सीमेंट से, लोहे की चादरों से, टाइल्स से, इन सभी चीज़ों से बनी होती है। ग्रामीण मध्य वर्ग एवं संपन्न किसानों ऐसे मकानों में रहते हैं। यानी जो ग्रामीण मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास लोग, या फिर जो अच्छा किसान है, जो जिसके पास भरपूर पैसा वगैरह है, वो ऐसे मकान में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बारिश, आंधी व अन्य मौसमी प्रभावों से सुरक्षित होते हैं। यानी ये जो है ये पूरी तरीक़ा से प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित है ये मकान। ठीक है, फिर एक हो गया दोस्तों अर्ध पक्के मकान। ये क्या चीज़ है तो चलिए समझेंगे। तो ये है कि इन मकानों में दीवारें पक्की होती है, लेकिन छतें जो है अस्थायी होती है। जैसे कि टीन या एल्बेस्टर जो है लाद दिया जाता है ना, आपने देखा भी है गाँव में, और कोई नई बात नहीं है ना, हो सकता है आपका भी हो, हमारा भी है। ठीक है, तो यह आवास अधिक रूप से मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी मिडिल क्लास लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका क्षेत्रीय स्वरूप देखते हैं। किसका? तो भारत के ग्रामीण आवासों का। किसका? भारत के ग्रामीण आवासों का क्षेत्रीय स्वरूप देखेंगे। तो भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आवासों का स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु, जनजातीय व सांस्कृतिक तत्वों के अनुसार भिन्न होता है। नीचे क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण आवासों के स्वरूप दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम लोग, एक एक करके देखते हैं। उत्तर भारत में कैसा आवास है? यानी सब जगहों पर अलग अलग होते हैं ना, प्राकृतिक के कारण, फिर वहाँ के जलवायु, जनजातीय, प्राकृतिक साधनों, इन सभी के कारण। तो पहले हो गया उत्तर भारत। उत्तर भारत में क्या क्या आता है? तो होता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ के ग्रामीण मकान जो है पक्के होते हैं अधिकतर। ठीक है, जिसमें ईंट, सीमेंट और आरसीसी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है छतें समतल होती है, यानी समान होती है। जैसे होता है समतल यानी कि प्लेन होती है। ठीक है, और आंगन बड़े होते हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण घरों में अनाज रखने के लिए अलग कच्चे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नीचे देखेंगे हम लोग इसी में ठीक है, इसी में हिमालयी क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ लकड़ी और पत्थर का उपयोग अधिक होता है। ढलवा छत होते हैं ताकि बर्फ जमे ना रहे और ऐसे नीचे करके गिर जाए। ठीक है, ऐसे ढलावा होता है। ठीक है, बनाई जाती है इसी तरीक़ा से। फिर है दोस्तों 2 मंजिला मकान सामान्य होते हैं। निचली मंजिला पशुओं के लिए और ऊपर निवास, यानी यहाँ अधिकतर जो है 2 मंजिला होता है। ठीक है, जिसमें नीचे जो है पशुओं के लिए होता है और ऊपर जो है रहने के लिए होता है। फिर है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में क्या क्या आता है? तो पूर्वी भारत में है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ मिश्रित प्रकार के मकान मिलते हैं। यानी यहाँ आपने देखा होगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कच्चे, पक्के, अर्ध पक्के, हर तरह का जो है मकान आपको देखने को मिलता है। जिसमें से मिट्टी और भूस से बने घर आम बात है। ठीक है, मिट्टी वगैरह का जो गाँव वगैरह है ना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल थोड़ा कम, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे इलाके हैं, ठीक है। तो यहाँ मिट्टी के घर वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, कच्चे मकान। कई इलाकों में बांस एवं पुआल का प्रयोग होता है। छतें झुरी हुई होती है ताकि वर्षा जल से निकल सके, यानी झुरी हुई होती है, यानी ढलाव जैसा भी यहाँ भी रहता है, ठीक है जी, ठीक है। फिर इसी में आता है असम व उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें से असम व उत्तर पूर्वी राज्य में जो है लकड़ी एवं बांस से बने मकान जो जमीन से थोड़े ऊपर उठे होते हैं, ठीक है, ताकि बाढ़ से बच सके। बाढ़ से बचने के लिए जमीन से थोड़ा ऊपर ही बनाया जाता है, उठे होते हैं, जो कि बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं। ढलावा टीने या पुआल की छतें होती हैं ताकि जो है पानी नीचे गिर जाए आसानी से, वहाँ जमी ना रहे। तीसरा हो गया पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में आता है राजस्थान, यानी थार मरुस्थल में मकान जो है पत्थर व मिट्टी से बनाए जाते हैं। दीवारें जो है मोटी दीवारें होती है ताकि गर्मी से सुरक्षा दे सके, गर्मी से जो है गर्मी का असर कम पड़ सके। छतें समतल होती है, कभी कभी घास की भी होती है। कई घरों में गुंबदनुमा छतें भी होती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। फिर है इसी में गुजरात और महाराष्ट्र भी आता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी एवं ईंटे का मकान आम बात है यहाँ, लेकिन अधिकतर जो है छत टाइल्स व टीन की होती है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूंगा नामक गोलाकार मकान प्रचलित है जो भूकंपरोधी होते हैं। यानी गुजरात में एक जो है कच्छ क्षेत्र में जो है अधिकतर भूंगा नाम के गोलाकार मकान बनाए जाते हैं जो कि भूकंप से बचने में काम आते हैं, ठीक है। फिर चौथा हो गया दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत कहाँ है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब जो है दक्षिणी भारत कहलाता है, ठीक है। केरल में ढलावा छत्ते वाले मकान भारी वर्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। नारियल की लकड़ी, टाइल्स व ईंटे का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। फिर है दोस्तों इसी में कि आंध्र व तमिलनाडु में मिट्टी की और टाइल्स वाले मकान प्रचलित हैं। अंगना व्यवस्था, यानी यहाँ जो है आंगना जैसा बनाया जाता है बीच में, ताकि वहाँ जो है बहुत सारे तरीके से अंगना रहता है, ठीक है। फिर है पांचवा दोस्तों जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ये सब जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, जिसमें बांस, लकड़ी, घास एवं मिट्टी से बने आवास होते हैं। झोपड़ी नुमा संरचनाएं जैसी होती है, झोपड़ी जैसा होती है। छतें फूस व घास की होती है। आदिवासी संस्कृति व परंपरा के अनुसार सजावट व निर्माण शैली देखी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा, इस वीडियो में हमने देखा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों की के बारे में, ठीक है, हर एक डिटेल देखा, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि भारत के ग्रामीण आवास केवल रहने की जगह नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताओं के दर्पण है। क्षेत्रीय जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार इनमें व्यापक विविधता मिलती है। यानी इन्हीं सभी कारणों के कारण तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मकान बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह का मकान रहते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, हमने ये अच्छे से देखा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि नगरीय बस्तियों के कार्यात्मक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि नगरीय बस्तियों मानव समाज के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक विकास के प्रमुख इकाइयां होती है। प्रत्येक नगरीय बस्ती को अपनी एक विशेष भूमिका और कार्य होती है। इन कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि कोई नगर या शहर किस प्रकार की गतिविधियों के विशेष रूप से संलग्न, जैसे कि प्रशासन, व्यापक उद्योग, पर्यटन, शिक्षा एवं परिवहन आदि। यानी कहने का मतलब है कि नगरीय बस्ती मानव समाज का आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, इन सभी के जो है इन सभी विकास के इकाइयाँ होती है। जितने भी नगरीय बस्ती है उसकी एक अलग ही भूमिका और कार्य होती है, काम होती है। तो इसको जो है कार्यों के आधार पर जो इसको विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया जाता है, उसे ही कार्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। यह वर्गीकरण जो है बहुत सारे नगर या शहर में अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि प्रशासन, व्यापार, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, परिवहन, इन सभी चीज़ों को। तो चलिए नीचे हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये है नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, यानी ये जरूरी क्यों है, वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। तो शहरी नियोजन
और विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए ये ज़रूरी है। फिर है क्षेत्रीय संतुलन को पहचानने और सुधारने के लिए ये ज़रूरी है। फिर है संसाधनों का उचित वितरण के लिए ये ज़रूरी है। फिर क्यों ज़रूरी है? फिर ज़रूरी है आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति को समझने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अब हो गया दोस्तों कार्यात्मक वर्गीकरण का आधार, यानी किस आधार पर इसको जो है कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा सकता है। तो नगरीय बस्तियों को उनके प्रमुख कार्यों क्रियाकलापों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो गया मुख्य कर्मात्मक प्रकार, हम लोग देखेंगे। पहला है प्रशासनिक नगरी। प्रशासनिक नगरी क्या होता है? ऐसे नगर जो प्रमुख रूप से प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, जैसे कि राजधानी या मुख्यालय, यानी वैसा नगर जहाँ जो है ज़्यादा प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली ले लीजिए, ये भारत की राजधानी है, तो ये तो प्रशासनिक नगर हो गया। फिर चंडीगढ़ हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी है, तो चंडीगढ़। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे जगह हैं, तो ये हो गया प्रशासनिक नगरी। फिर दूसरा है दोस्तों हम लोग का औद्योगिक नगरी। वे नगर जहाँ उद्योगों की प्रधानता होती हो, जहाँ उद्योग वगैरह ज़्यादा हो, जहाँ उत्पादन ज़्यादा हो, अधिकांश जनसंख्या जो कि औद्योगिक उत्पादन में संलग्न होती है, जैसे कि जमशेदपुर। अब यहाँ इस्पात का उद्योग होता है। राउरकेला, भिलाई, बहुत सारे, फिर महाराष्ट्र वगैरह भी बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं अपना एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। फिर है व्यावसायिक नगरी, जब व्यवसाय वगैरह व्यापार वगैरह ज़्यादा होता है। जिन नगरों में व्यवसाय वाणिज्य एवं बाजार व्यवस्था प्रमुख होती है, उसे जो है व्यावसायिक नगरी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुंबई। अब देखिएगा मुंबई से जो है देश विदेशों में जो है जहाज़ों के माध्यम से जो है वहाँ से व्यापार वगैरह होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर सूरत से भी उसी तरीक़ा से व्यापार वगैरह देश में भी विदेश में भी होता है। फिर अहमदाबाद में भी सेम उसी तरह होता है। तो ये हो गया व्यावसायिक नगरी। ठीक है दोस्तों, अब है शैक्षणिक नगरी। शैक्षणिक नगरी जहाँ जो है पढ़ाई वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जहाँ विश्वविद्यालय हैं, जैसे ऐसे नगर जो शिक्षा एवं अनुसंधान के केंद्र होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाराणसी। वाराणसी में शिक्षा वगैरह बहुत है, वहाँ अनुसंधान भी है, यानी यूनिवर्सिटी वगैरह। फिर है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नया नाम दिया गया है। फिर है अलीगढ़। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है धार्मिक नगरी। धार्मिक नगरी यहाँ जहाँ जो है धर्म तीर्थ स्थान बहुत ज़्यादा हो, धार्मिक महत्व हो, उन सभी चीज़ों को धार्मिक नगर कहते हैं। जैसे कि जिन नगरों में धार्मिक महत्व के स्थल होते हैं और तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए वाराणसी, हरिद्वार, पुरी, अमृतसर। तो ये सब जगह पे धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए लोग जाते हैं। तो ये हो गया धार्मिक नगरी। फिर है दोस्तों पर्यटन नगरी। पर्यटन नगरी की आप समझ सकते हैं जहाँ पर्यटन वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, जहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था उसी पर आधारित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप शिमला, गोवा, उदयपुर, मसूरी, इन सभी जगहों पर बहुत सारे लोग जाते हैं। आपने गोवा तो सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो ये हो गया पर्यटन नगरी। फिर है सैन्य नगरी। सैन्य नगरी जो नगर रक्षा सेवा जैसे कि सेना वगैरह के लिए विकसित किए जाते हैं, वैसे शहर को बोलते हैं, वैसे नगर को बोलते हैं सैन्य नगरी। जैसे उदाहरण के लिए पठानकोट, ये जो है जो हमारे फौजी के लिए है, देश के सिपाहियों के लिए बहुत ही जो है वहाँ सब रहते हैं, वहीं जो है। फिर है मेरठ, अम्बाला, तो ये सब जगहों को जो है सैन्य नगरी कहा जाता है। फिर है नियोजित कार्यात्मक नगरी, यानी जहाँ एक से अधिक कार्यात्मक गतिविधियाँ प्रमुख होती है, यानी एक से ज़्यादा गतिविधियाँ होती है, उसे संयोजित बोलते हैं। जैसे कि मिश्रित, यानी मिश्रित या संयोजित। ठीक है, उदाहरण के लिए कोलकाता। कोलकाता में औद्योगिक भी होता है, प्रशासनिक भी होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ भी होता है। तो ये हो गया एक इसका उदाहरण। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ ले कि संयोजित कार्यात्मक नगरी का नाम लिखे, तो कोलकाता लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अब दोस्तों इसका वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु आमतौर पर निम्न आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। पहला, कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत विभाजित किया जाता है, जैसे कि उद्योग, सेवा, कृषि, इन सभी चीज़ों पर ही ना विभाजित किया जाता है। फिर है प्रमुख उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र। फिर है स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार लिया जाता है। फिर है सामाजिक आर्थिक संरचना के आधार पर भी जो वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। निष्कर्ष हम देख लेते हैं। बोल रहा है नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण न केवल हमें नगर की विशेषता को समझने में सहायता करता है, बल्कि इससे नगरीय नियोजन, आर्थिक विकास और जनसंख्या वितरण की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है। आधुनिक समय में अधिकांश नगर जो है
बहुक्रियात्मक होते जा रहे हैं। यानी बहुक्रियात्मक जो है मतलब एक ही शहर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोलकाता देख लीजिए, उद्योग है, धार्मिक स्थल भी बहुत है वहाँ, फिर हो गया व्यापार के लिए भी है, उद्योग वगैरह भी है। तो इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शनल, यानी कि बहुक्रियात्मक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब जगह विकसित हो रहा है ना। फिर भी प्राथमिक कार्य के आधार पर उसका वर्गीकरण आज भी प्रशासनिक है, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा फेमस के लिए जो है इसलिए उसका जो है वर्गीकरण होता है। फिर है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि मानव और पर्यावरण के बीच पारंपरिक संबंधों का विवेचना कीजिए। ये दोस्तों, ये अगर आपने वीडियो छोड़ के चल गया तो आप बहुत पछताइएगा, एकदम मत जाइएगा। ये 100% श्योर है आपका आएगा ही आएगा, और अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको आके कमेंट करना जरूर है, ठीक है। तो चलिए ये आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप मिस कीजिएगा तो पक्का आप 15 मार्क्स मिस कर जाइएगा। तो इसका उत्तर समझते हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच गहरा और अटूट संबंध है, ये आप भी लिख दीजिएगा। यह संबंध पारस्परिक, यानी मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण भी जो है मानव को प्रभावित करता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, और पर्यावरण जो है अपनी स्वच्छता और पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार भी जो है मानव ही है। यानी कहने का मतलब है मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर जो है निर्भर है, ठीक है। जैसे कि मानव जो है मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है, ठीक है। मानव जो है अपनी जरूरी के लिए पर्यावरण पर पूरा तरह से निर्भर है। आपने भी पर्यावरण यानी कि देखिए पेड़, फल, पौधे, इन सभी चीज़ों पर, पानी, जल वगैरह, सूर्य का प्रकाश, इन सभी चीज़ों पर मानव तो निर्भर है ना। लेकिन इसका जो प्रदूषण और स्वच्छ का जो कारण है, प्रदूषित हो रहा है या फिर इसको साफ सुथरा रखने का कारण, इन सभी का जिम्मेदार भी मानव खुद है, मनुष्य खुद है ना। चलिए अब देखेंगे मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। तो मानव का जो है पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। पहले संसाधनों का उपयोग जो है, मानव अपनी आवश्यकता के लिए यानी जरूरत पूरा करने के लिए पर्यावरण का विभिन्न प्रकार से संसाधन पर्याप्त करता है, जैसे कि जल, खनिज, वन, भूमि वगैरह। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव जो है संसाधन का उपयोग करता है। बहुत सारे संसाधन है, जल है, खनिज है, वन है, भूमि है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है, ठीक है। फिर दूसरा प्रदूषण, यानी मानव अपने काम को तो कर रहा है, लेकिन उसी के काम के कारण ही बहुत सारा ऐसा भी जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जैसे कि आप उद्योग चला रहे हैं तो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। फिर बिजली बनाने के लिए जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है। ये सब चीज़ भी जो है मनुष्य ही खुद कर रहा है। फिर तीसरा हो गया जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन भी मनुष्य के कारण ही हो रहा है। अब मानव अपने काम के लिए तो जितने भी जो है संसाधन वगैरह उसका उपयोग कर लेता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन वगैरह, वन की कटाई वगैरह, औद्योगिक उत्पादन वगैरह, इन सभी चीज़ों को तो कर लेता है, लेकिन उसके कारण जो है जलवायु परिवर्तन होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। फिर है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, यानी मानव गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है, जैसे कि वनों की कटाई हो, झील, नदियों का सूखना और जैव विविधता की नुकसान। यानी कि वन की कटाई होगा तो बारिश कम होगा, बारिश कम होगा तो खेती वगैरह, फिर हो गए नदी सूख जाना, जैव विविधता का नुकसान होना। तो इन सभी कारण होते हैं जो कि मनुष्य के गतिविधियों के कारण होते हैं, मनुष्य के कामों के कारण होते हैं, ठीक है। फिर हो गया शहरीकरण, यानी शहरीकरण के लिए अब आप प्राकृतिक आवास का नुकसान होता है। जैसे कि अब शहरीकरण कर लें तो पेड़ वगैरह काटिएगा तो प्राकृतिक आवास जो है किनका, तो वन्य जीवों के लिए, जैसे कि वहाँ बहुत सारे चिड़िया, जानवर वगैरह निवास करते हैं, उन सभी का तो जीवन उनका घर छीन लिया जाएगा ना। तो उसके लिए वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा होता है। तो ये हो गया। फिर है दोस्तों पर्यावरण का जो है मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है। हमने देखा का मानव का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखेंगे पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है, उल्टा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्वास्थ्य, ठीक है। तो पर्यावरण का गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि आप पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं तो पर्यावरण भी आपको बर्बाद करेगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। प्रदूषण के कारण, जल परिवर्तन के कारण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होती है, ठीक है। दूसरा हो गया कृषि। अब देखिए जब आप पर्यावरण को खपत कीजिएगा या फिर वन वगैरह काटिएगा तो बारिश कम होगा तो कृषि भी कम होगा, इसका उत्पादन को प्रभावित होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, सूखा, बाढ़, फसल का नुकसान होता है,
खास सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। तो ये हो गया। तीसरा, अर्थव्यवस्था। अब पर्यावरण की स्थिति अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगे, ठीक है, वन वगैरह काटने से, प्रदूषण होगा, फिर जलवायु परिवर्तन होगा, जिससे आर्थिक नुकसान भी होता है मित्रों। फिर है सामाजिक जीवन, यानी कि पर्यावरण को की स्थिति मानव सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। तो कैसे करती है? जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, विस्थापन और संघर्ष सामाजिक जीवन में अशांति पैदा करता है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ बाढ़ आ गया, ठीक है, तो बाढ़ आ गया तो आप क्या कीजिएगा? इस जगह को छोड़ के विस्थापन कीजिएगा, यानी दूसरे जगह जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ जाके बसिएगा। तो आपका सामाजिक जीवन पे भी प्रभाव पड़ा ना, तो ये होता है, ठीक है। फिर है पारस्परिक संबंध, यानी पारस्परिक संबंध देखेंगे किसका? तो मानव और पर्यावरण का, ठीक है, जिसमें है अन्योन्याश्रितता, ठीक है, अन्योन्याश्रितता, यानी मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और पर्यावरण को प्रदूषित भी मानव ही करता है। दूसरा हो गया अनुकूलन, यानी मानव पर्यावरण के अनुकूल ढलने की कोशिश करता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल। परिवर्तन भी मानव के अनुकूल ढलने की कोशिश करता है, यानी मानव पर्यावरण के अनुकूल ढलने का प्रयास करता है और पर्यावरण मानव के अनुकूल ढलने का प्रयास करता है, ठीक है। अब परिवर्तन दोस्तों, यानी मानव और पर्यावरण दोनों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को बदलता है और पर्यावरण भी मानव की गतिविधियों के कारण बदलता है। मानव के कामों के कारण ही ना पर्यावरण बदलता है। आप पेड़ काटिएगा तो बारिश अच्छे से नहीं ना होगा, तो ये किसके कारण हो रहा है? मानव के कारण ही हो रहा है मित्रों, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष में क्या है? बोल रहा है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव को पर्यावरण के साथ एक अस्थायी संबंध, यानी परमानेंट संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि मानव और पर्यावरण दोनों का विकास हो सके और दोनों का नुकसान भी ना हो और अच्छे से जीवन यापन भी हो और पर्यावरण भी बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था। इस वीडियो में हमने टोटल 9 क्वेश्चन देखा है। कितने? 9 क्वेश्चन देखा है, जो आपके माइनर ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे कर लीजिएगा तो 75 जो मार्क्स आते हैं एक्सटर्नल में, आपका इसी से आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो सके और हमारा हेल्प भी हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।